राजधानी भोपाल से सीधे रुख करेंगे डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। और कुलगुरु बोलते ही हमको समझ में आ जाता है कुलगुरुओं का सम्मान करते ही केवल गुरुओं का सम्मान नहीं है, ये सारी परंपराओं का सम्मान है, भारतीय शिक्षा पद्धति का सम्मान है। आप सबका वंदन अभिनंदन। सारे के सारे यहाँ बैठे शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, सभी मनीषीगण, शिक्षा प्रेमीगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, आगंतुक अतिथियों, चूंकि ये 2 दिन कार्यशाला चलेगी और कार्यशाला में हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक अवसर मिलेगा जब हम यहाँ इस अवसर का लाभ लेने के लिए माननीय अतुल जी का और आप सब विद्वानों का एक तरह से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। शिक्षा नीति लागू करे को लगभग हमारा ये 4था साल चालू होगा और ऐसे में अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का भी मौका है, जिसके कारण से हम सब वो मार्ग ढूंढने लगेंगे जिसकी आवश्यकता आज के समय में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को ज़्यादा है। और ये बड़ी अद्भुत बात भी है। ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम इसमें पूरे तौर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो गंगोत्री की तरफ पवित्र है। हमारे नदियों के स्रोत की जो धारा होती है, वो जो पवित्रता है, कितना विरोधाभासी समय चल रहा है। कहाँ हमारी उज्जवल परंपरा, जिस उज्जवल परंपरा में हम सब ज्ञान को कभी किसी सीमा में बांधने में ही विश्वास नहीं करते। ऋग्वेद में कहा गया कि ज्ञान जहां से आए, जैसे आए, किसी दिशा में उसको रोकना नहीं, हर दिशा से आए उसका स्वागत करना है। और कहाँ ये पाश्चात्य का अभी का एहसास पेटेंट कराओ और हमारे अपने ज्ञान के कोई को हिस्सेदार मत बनने दो जब तक कि हमारा अपना हित पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही आप अपने हित लाभ की बात करोगे तो फिर ज्ञान की बात कहाँ रह जाएगी, ज्ञान तो कहाँ छूट जाएगा। और हमारे यहाँ आज से नहीं, आदिकाल से राज्यों की सीमा के अंदर किन किन को सीमाओं के ऊपर रहने का अधिकार है। प्रकृति में से नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, इनकी तो सीमा मानी नहीं गई, लेकिन उससे आगे बढ़कर के ऋषि मुनियों में से, मुनि तो चूंकि उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। ऋषि अपने न्यूनतम संसाधन में अपने जीवन की जो जरूरत है उसके बाद भी सारा जीवन समाज में अच्छाइयों के लिए रिसर्च करने लिए निकाले, वो ऋषि परंपरा है। और इसीलिए हजारों हजार साल से, और इसलिए ऋषियों की जीवन से हमने अपनी गुरुकुल की परंपराओं को, और गुरुकुल की परंपराओं से जैसा कहा गया है, चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की भाग्य की बात है कि हमारे लिए ये बात कठिन थी जब हमारे यहाँ कई सारी दास्तान का बहुत लंबा समय निकल गया, गुलामी का लंबा समय निकल गया, लेकिन गुलामी के बाद भी जब गुलामी के दौर में आने वाली शक्तियों ने अपनी संस्कृति को हम पे थोपने का प्रयास किया, तो ये भारत की विशेषता है कि वो उनकी पाश्चात्य संस्कृति हो, कोई और संस्कृति हो, हमारे अरब के अंदर से भी कई सारे लोगों ने हमको लंबे समय तक उनके आगोश में लिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी श्रुति और स्मृति की परंपरा है जिससे हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, ये ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा। ये हमारा सौभाग्य है। भारत न कभी दबा न दबेगा, और इसीलिए आज नहीं तो पुराने काल से और आने वाले काल में भी नालंदा, तक्षशिला, जो माननीय अतुल जी ने कहा उसका आंकड़ा भी बताया, और थोड़ा सा दरवाजा खुला के अभी हम सब देखने लगे हैं। आप अभी ये विगत 4 साल की अगर आप विश्लेषण कर लेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, लंबी पूरी बात भी नहीं है, लेकिन हम सब देखेंगे कि अभी देश के बाहर दुनिया के परिदृश्य पे 2 धाराएं एक साथ जा रही है, और 2 धारा में से एक धारा वही है जो परंपरागत रूप से चली आई थी, ताकत के, शक्ति के, संपदा के बलबूते पर वो अपनी अपनी शक्ति बताते हुए अपनी सत्ता बनाने पे तुली हुई। और उसके उल्टे एक और धारा निकली है
वो धारा गंगा जल की तरह एक तरह से पवित्र है और बहुत कोमल, बहुत दुनिया को एकदम से सहजता के साथ अपने साथ जोड़ती खड़ी होती दिखाई दे रही है। आप अंदाज लगा लो, हमारी वो ज्ञान परंपरा का ही तो धारा भारत से निकल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा कि कहाँ कौन किसको जरूरत पड़ रही है। जरूरत एक ही देश के हिस्से थे, पहले रूस यूक्रेन, उनके आपस के युद्ध ने 2 साल से किस प्रकार के कितने लोगों की, निरपराध लोगों के लिए क्या क्या नहीं हुआ है। इजराइल जैसे देश के साथ अभी बाकी बातों के साथ हम देखें कि दुनिया के देश 2 धारा में बटे दिखाई दे रहे हैं। और उसके उल्टे कोविड के टाइम से लेकर के माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व देख रहे हैं कि हाँ, हमने अगर अपनी कोविड की दवाई भी बनाई है तो 100 से ज्यादा देशों को उपलब्ध बना करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक करके दिखाई दी। जियो और जीनो दो के सिद्धांत को सबके सामने दिखाया कि नहीं दिखाया। हमारे अपने जीवन की जीवन शैली में हमारी अपनी पाकशाला, हल्दी का महत्व दुनिया ने कोविड के टाइम से देखा कि नहीं देखा। काढ़े का क्या महत्व है, आयुर्वेद का क्या महत्व है। चिकित्सा पद्धति से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से कम नहीं है। तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से चिकित्सा की जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई, यही तो झगड़ा है। हम यहाँ आकर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। अभी आपने संशोधन की बात आई, ये विचारों के थपेड़े खाते खाते वापस सुधरते हुए आते हैं। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल एक विषय की यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे विश्वविद्यालय है, एक विषय का कैसे हो सकता है? और एक विषय का बना लो, बना लिया, बन गया। अब बन गया तो जितना वजन उठा नहीं सकते उससे ज्यादा सिर पे आ गया। घूमते घामते वापस में आए, भैया पुराने विश्वविद्यालय पे भेजो, ये नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल हमारे बस की बात नहीं है। आने वाले समय में बाकी में भी ऐसे सुधार आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं, ये चलेगा भी नहीं। अभी नए विश्वविद्यालय को खोलने की बात है। काल के प्रवाह में अंग्रेज जब हमको अलग ढंग से गुलाम रखना चाहते थे तो टंट्या मामा का अपमान करते थे। और टंट्या मामा जैसे एक सूरवीर के साथ, क्रांतिकारी के साथ आपने उनको कुछ भी कहा होगा, लेकिन हमारे तो वो क्रांति सूर्य है, इसलिए उनके नाम पे क्यों विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों तात्या टोपे के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी अवंतीबाई के नाम पे नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी दुर्गावती को याद नहीं करना चाहिए? यही तो हमारी गौरवशाली ध्वजा को लेके चलने वाले आजीवन हमारे लिए पाथे रहेंगे। मैं इन सब का इस माध्यम से भी आपको इस केवल चूंकि बाकी बातें आ गई दोहराना नहीं चाहूंगा। विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन विषयों पे अपन जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब विभाग के नाते से माननीय इंदर सिंह जी आ गए हैं और हमारी सरकार इस मामले में लगातार चिंतित है कि और कोई विभाग का विचार हो ना हो, उच्च शिक्षा विभाग तो सबसे पहले रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि बाकी विभाग से मेरी कोई 19-20 भावना नहीं है, लेकिन वो विभाग आज की बात करेंगे और आप कल सुनहरे भविष्य की बात करोगे, इसलिए आप पे ज्यादा महत्व है। आपके माध्यम से न केवल हमारा प्रदेश का पूरा भविष्य बल्कि भारत का भाग्य जागेगा। इस नाते से आपकी जवाबदारी ज्यादा, और चूंकि उच्च शिक्षा विभाग ने इस बड़ी चुनौती को हाथ में लिया है कि हाँ, हम नई शिक्षा नीति को आगे लेकर के जाने में अपने सामर्थ्यशाली हैं, हम अपने पे विश्वास करते हैं। इस नाते से आज आपकी इस गौरवशाली हमारी अपनी पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर के आज के इस दौर में जो भी आपको लगेगा, मैं निश्चित रूप से उसमें मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त करेगी। 2-3 चीजें छोटी छोटी मैं बोलूंगा क्योंकि इसका लाभ ले लेना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय कई बार कई मामलों में थोड़े से बाकी विभाग के सामने पिछड़ते थे, तो विश्वविद्यालय को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। विश्वविद्यालय हमारे अब केवल 2 ही श्रेणी है, या तो प्राइवेट विश्वविद्यालय या शासकीय विश्वविद्यालय। ये सामान्य विश्वविद्यालय कहां से आ गया मेरे को ही नहीं मालूम, इसलिए इसको निकाल के फेंकने की जवाबदारी इस सरकार ने ली है। हमारे अपने विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक, जो उच्च शिक्षा विभाग के बाकी व्यवस्थाओं के लिए, बाकी चीजों के लिए जवाबदार होते हैं, समान रूप से वो विश्वविद्यालय में भी दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए सभी प्रकार के हित लाभ उसी प्रकार से देखे जाएंगे, लेकिन इस पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा कि विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग की तरह एकदम इसकी सीमा खोल करके नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन हम उसके अंदर की जो चीजें हैं वो पूरी तौर पे दी जाएगी।
और इसके अलावा भी विश्वविद्यालय के अलावा भी उच्च शिक्षा विभाग अभी जो आने वाले समय में जो तय करेगा वो सब कुछ करने के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन कई भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आप और हम आगे बढ़े और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो चीजें अभी गर्भ में है उनको सामने लाने के लिए भी पर्याप्त रूप से हम रिसर्च को भी प्रोत्साहन दें। हमारे शिक्षा के उस पुराने इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए जैसे आपने आंकड़ा बताया है तो विदेश के लोग भी हमारे प्रदेश में आके पढ़े, इसके लिए जो करना है विभाग वो सब भी करे। सरकार आपके साथ रहेगी निश्चित रूप से, और कोई एक विश्वविद्यालय नहीं। मैं तो इस मामले में ये परस्पर एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय अपने आप में तैयारी करे, सभी विश्वविद्यालय हमारे, क्या निजी और क्या सरकारी, लेकिन सरकारी को जो कठिनाई आती है सरकार उस मामले में भी पूरी मदद करेगी निश्चित रूप से। लेकिन वो सारी चीजें जिनके माध्यम से हम भविष्य के आधार पर अपने आप को तैयार कर लें, ये बहुत आवश्यक भी है। और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चूंकि माना यह गया कि नई शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी आएंगे उनकी संख्या थोड़ी सीमित होगी, लेकिन सीमित विद्यार्थी आकर भी असीमित अपनी शिक्षा अध्ययन में वो अपना योगदान दे और विभाग उनके पूरी मदद करे। इस नाते से हम अपने आप को तैयार करें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी सोच से, जिनके विचार से मध्य प्रदेश निरंतर सशक्त और समृद्ध बन रहा है, हमारे राज्यपाल महोदय जी से हम बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करना चाहेंगे कि वे हम सभी को अपने ओजस्वी वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें। आइए तालियों के बीच हम स्वागत करें आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी का। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में आयोजित ये गोष्ठी में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली डॉक्टर अतुल कोठारी जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के श्री अशोक कडेल जी, केसी गुप्ता जी, सभी कुलगुरु श्रीयों, शिक्षाविद श्रीयों, उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रथम तो मैं मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में आज के कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का है। कभी कभी हम जाते हैं तो भाषण सुनते हैं। मैं समझता हूं आज जिसको आप सबने सुना है उसका नाम भाषण नहीं दो, बौद्धिक दो तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि कई ऐसी बातें आज आई जो सभी जानते हैं ऐसा नहीं। भारत कैसा था, भारत की परंपरा क्या थी, अपने को कहां जाना है, बच्चे में क्या क्या डालना जरूरी है, जो भविष्य में अच्छा नागरिक होकर ये भारत माँ की धरती में उसका लालन पालन हुआ है तो कैसे तरह भारत माँ की धरती पे वो काम करेगा, समाज का काम करेगा। खुद का तो करता ही है मगर समाज देश को सामने रखकर अपने ऐसे विद्यार्थी को तैयार करना, ऐसी सब आज बात हुई है। इसलिए मैं समझता हूं ये 2 दिन का जो कार्य संगोष्ठी है उसमें से बहुत अच्छा कुछ निकलेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं वो अपनी अपनी सोच रखकर अच्छा सा ऐसा निकलेगा। कई बार कहता है ना कि छाछ जो होती है, छाछ उसको घुमा घुमा कर उसमें से मक्खन निकलता है।
मक्खन के बाद घी निकलता है, और घी कितने शारीरिक रूप से आरोग्य को कितना काम आता है। उसी तरह मैं समझता हूं कि 2 दिन की गोष्ठी में से ऐसा कुछ निकलेगा और हमारा भविष्य विकसित भारत बनाने की प्राइम मिनिस्टर का जो कल्पना है उसी तरह हमारा भारत निकलेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम निर्माण कार्य से संबंध शिक्षाविद, विचारक, कुलगुरु, प्राध्यापक और केंद्रीय अध्ययन मंडल के पदाधिकारियों का मध्य वैचारिक चिंतन के लिए कार्यशाला का आयोजन सराहनीय है। मुझे खुशी है कि कार्यशाला में यहाँ जो मेरे को बताया गया 66 जैसे विश्वविद्यालयों के कुल गुरु और 500 से ज़्यादा शिक्षाविद और विचारक शामिल हो रहे। प्रदेश के कुलाधिपति के रूप में भारत की श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा चिंतन के लिए पधारे आप सभी महानुभावों का भोपाल में आप सबका प्रथम नागरिक के रूप में स्वागत करता हूं। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ तो प्रकोष्ठ बनाने की भी आज बात हो गई, और उच्च शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के मंत्री थे पहले, वो ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो हमारा प्लस पॉइंट है, ऐसा समझो। मैं तो कभी कभी बोलता हूं तो आप तो भगवान से डायरेक्ट डायलिंग वाले आदमी हमको मिल गए मध्य प्रदेश को। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है, फिर चाहे वह भारतीय दर्शन का सापेक्षिकता का सिद्धांत हो, प्लास्टिक सर्जरी, शून्य की खोज, ज्योतिष और आयुर्वेद का चिकित्सा विज्ञान, सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है। वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है या सुना है। तक्षशिला और विश्वविद्यालय यहाँ पहले थी और आज सब वहां जाते हैं देश को छोड़कर। भारत का प्राप्त ज्ञान से अरब, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों में गणित, ज्योतिष, खगोल, चिकित्सा, अध्यात्म आदि ज्ञान का प्रसार हुआ है। इसी गौरव को प्राप्त करने, भारत को विश्व गुरु बनाने, 21वीं सदी के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम और दक्ष पीढ़ी तैयार करने और राष्ट्र जागरण का महायज्ञ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसकी पवित्र आहुति नीति की मंशा अनुरूप पाठ्यक्रम है। मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम निर्माण प्रदेश का भविष्य लिखने, युवा शक्ति को दिशा देने के विकास के दृष्टिकोण को आकार देने का महान अभियान है। राष्ट्र की युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक और परिवर्तन की लाभार्थी होती है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय युवा के करियर का भविष्य के निर्माता है। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने वाली अमृत पीढ़ी तैयार करने के जरूरी है कि शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञानवान और हुनरमंद बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों को स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली तथा भविष्य के मुद्दों से निपटने की सामाजिक सरोकारों में सहभागिता और मोबाइल फोन से परे दुनिया की खोज करने की तरीके सुझाए। इसके लिए शिक्षक उनके रोल मॉडल है। पाठ्यक्रम में भारतीय समाज के जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक गौरव, मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले नायक नायिकाओं के बलिदान, संघर्ष और संविधान के समावेशी समामूलक व्यवस्थाओं की मंशा को सम्मुखित किया जाना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले ही राजीव गांधी विश्वविद्यालय में ऐसी एक गोष्ठी थी। बहुत से ऐसे क्रांतिवीरों थे, जननायकों थे, उसको भी पाठ्यक्रम में किसी तरह समाना चाहिए कि बच्चे को मालूम पड़े कि हमको हमारा देश के लिए इतने पूर्वजों संघर्ष में चले गए, सर्वस्व बलिदान देके चले गए, हमारी भी उनके पर कोई हम उसके अनुकरण कर सके, उसका उनमें भाव आना चाहिए, बहुत जरूरी है। कार्यशाला में विद्यार्थियों के रचनात्मक
સૃજનશીલ आलोचनात्मक अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों, नवाचार साथ की उद्यमशीलता को निखारने और शिक्षा की रोजगार परकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चिंतन किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों के डिजिटल शक्तिकरण, शोध, नवाचार, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और सुशासन के अच्छे अनुभवों को साझा करने का भी अवसर मिलना चाहिए। आशा है कि कार्यशाला में शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से वैचारिक मंथन के अनुरूप अमृत रूपी सुझाव और विचार शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयासों में मार्गदर्शिका तैयार करने में सफल होगा। मैं ऐसे ये गोष्ठी से अपेक्षा भी करता हूँ। ये शिक्षा डिग्री तो देगी, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा, मगर बच्चे का जीवन घड़तर है वो बहुत जरूरी है। नीचे से लेकर आंगनवाड़ी से, बाल मंदिर से लेकर आपके पास जो आए बच्चे 4-5 साल रहने वाले हैं। कभी कभी अभी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छोटे छोटे मुद्दे आते हैं, परीक्षा से आगे रात दिन पढ़ो, आखिर के समय में तबीयत बिगड़ी और परीक्षा देने नहीं गए। कितना स्वस्थ रहना, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, समय पर क्या क्या आखिर जीवन क्रिया है वो करना चाहिए। आजकल समाज में बहुत से आप पेपर में आते हैं, कई स्टोरी पढ़ने मिलती है। समाज का इतना शिक्षित होते हुए भी, इतनी समझ होते हुए भी एक पेपर खराब गया तो आपघात कर लिया। क्या जीवन एक पेपर गया तो 1 साल गया तो जीवन हार गए क्या? बच्चे को उसी तरह तैयार करना चाहिए। समाज में कई व्यवस्था ऐसी है, उसमें भी छोटे छोटी बात ऐसी आती है कि बच्चे या तो समाज का पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अपने परिवार में कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चे को अच्छी तरह संभाल रहा है क्या, बच्चे के सामने क्या माँ बाप को बात करना है, क्या नहीं करना, बच्चे में जो चला जाता है, बच्चा ग्रास्पिंग पावर इतना है बच्चे में, एक बार सुन लिया तो दिमाग में आ जाता है। माँ बाप का जो वर्ण, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा हमारे को बच्चे के सामने हम करो को बच्चा अच्छी तरह हो जाए। परीक्षा के समय में थोप देना ऐसा नहीं है, मगर उनकी रुचि समझो, क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसी तरह उसको तैयार करो। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर कई बार 10-10 साल हो गए शादी के, 15 साल हो गए, 2-3 बच्चे हो गए, डाइवोर्स हो जाता है। पढ़े लिखे लोग, अरे बच्चे का क्या होगा वो तो समझो। उनका काश किसके पास रहना है? माँ बाप के पास है, माँ के पास रहना है, पिताजी के पास रहना है। बच्चा क्या करेगा और उसका जीवन कैसा रहेगा, माँ बाप नहीं सोचते। छोटी सी बात हुई, उसमें से ऐसा महाभारत शुरू हो गया और डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मगर समाज में से जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तभी मेरे को लगता है कि बच्चे को डिग्री तो मिल गई, बौद्धिक शक्ति तो उनको मिल गई, मगर उनका जीवन का घड़तर हुआ है क्या? इतने सारे कुलगुरु ने सारी शक्तियां बच्चे पर लगा दी, फिर भी कोई बच्चा ऐसा है कि भारत माँ के कार्य में विघ्न डालता है। भारत भूमि की जो लालन पालन हुआ है उसको जहां जरूर पड़े। कहीं ऐसे वीर क्रांतिकारी परिवार का नहीं सोचा, उन्होंने देश का सोचा और देश के लिए फना हो गए। उसी तरह हमको ये नागरिक को तैयार करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का जो सभी का जो बौद्धिक हुआ उसमें से बहुत कुछ निकलता है। और आप 2 दिन इसमें बहुत से आप ही जो आपने कुदरत ने दिया हुआ है जो शिक्षा है उसमें से बहुत अच्छा निकलेगा। मैं समझता हूँ ये संगोष्ठी को 100% सफलता मिले, ऐसी शुभकामना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी।
आपके ओजस्वी वचनों के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह करना चाहूँगी श्री निशांत बरबड़ी जी, आयुक्त उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा विभाग एवं हिंदी ग्रंथ अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित 2 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू पटेल जी के प्रति मैं उच्च शिक्षा विभाग के तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय और अपना मार्गदर्शन प्रदान हमें कृतार्थ किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को मध्य प्रदेश की सरजमीन पर उतारते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यशाला में उपस्थित होकर हमें अपना उद्बोधन दिया। आपके उद्बोधन से हम सबको प्रेरणा मिली है और हम आशा ही नहीं विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा बताए हुए समस्त सिद्धांतों को हम और बखूबी से आगे लेके जाएंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं सहज सरल शुचिता के द्योतक ऐसे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का, जिन्होंने इस कार्यशाला में अपना मार्गदर्शन दिया। आपके द्वारा इस कार्यशाला के आयोजन के शुरुआत से लेके आज कार्यशाला के उद्घाटन सत्र तक प्रत्येक आयामों पे खुद